हेलो एवरीवन। तो आई एम ब्रजेश कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा डे 4 हमारे जेई 45 डेज क्रैश कोर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आज हम फिनिश करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। सो आप वेटेज देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की इन जेडब्ल्यू एग्जाम्स, मेंस एग्जाम। सो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या। लास्ट क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। ठीक है, हमने क्वांटम नंबर्स कवर किए थे। हमने क्या कवर किया था? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें हमने कवर किया था एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें हमने कवर किया था एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जिसमें हमने कवर किया था एम एल, जिसको हम दूसरा सिंबल एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हमने कवर किया था एम एस, जिसको हम स्मॉल एच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज व्हाट इज दिस इज थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड दिस इज द फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एन जो हमें बताता है वो एनर्जी और साइज के बारे में बताता है मेनली। एल हमें बताता है सबशेल क्या होगी। एम एल हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, और ये बताता है हमें स्पिन क्या होगी। ठीक है, कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज थे। अगर कोई nth ऑर्बिटल तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, जैसे 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर कोई एल सबशेल है तो उसके अंदर कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। मान लीजिए कोई भी एल सबशेल है, जैसे मान लीजिए एल की वैल्यू 3 है। ठीक है, एल की वैल्यू 3 है, तो एम एल की कितनी वैल्यूज होंगी? एम एल की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 2l+1। कितनी वैल्यूज होंगी? 2l+1 पॉसिबल होंगी। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक से फॉर्मुलेस थे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें अब ये जो हमारी एक्चुअली क्या था, क्वांटम नंबर्स क्या था, पोस्टल एड्रेस बताते थे। क्वांटम नंबर्स क्या है? पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यही था। अब बात जो आती है कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करें। हमें पता लग गया ऑर्बिट, ऑर्बिटल, हमें पता लग गया इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे कर सकता है, प्लस हाफ कर सकता है, माइनस हाफ कर सकता है, पर इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे वो देखिए। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करें हम? तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज अबाव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होन्स मल्टीप्लिसिटी रूल। चलिए वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं, और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नथिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है कि फिलिंग जब हम इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं तो जो हमारे पास कॉन्फिगरेशन बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखिए, सो फर्स्ट है हमारा अबाव प्रिंसिपल। Electrons fill in the first fill the lowest energy orbitals, then go to the higher energy orbitals. That is the above principle. मतलब मान लीजिए मैं कोई भी ऑर्बिटल लिखता हूँ, जैसे 1s और एक लिखा मैंने 2s, तो पहले 1s अगर लोअर एनर्जी का है तो 1s फिल होगा और फिर 2s फिल होगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, बेसिक पॉइंट ये है। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इज डिटरमाइंड बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। ऑर्बिटल एनर्जी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, देखिए वो भी मैं बताता हूँ। एक रूल आता है इसमें n+l रूल। एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ n+l। अब n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L is the secondary quantum number, मतलब L is the subsidiary quantum number, मतलब L is the but azimuthal quantum number। तो n+l का जो सम होगा वो जितना लोअर होगा उतनी एनर्जी कम होगी, वो जितना हायर होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबशेल हैविंग स्मॉल n+l हैज लेसर एनर्जी इफ टू सबसेल्स। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि मान लीजिए फर्स्ट केस में, मान लीजिए केस ए और केस बी, मान लीजिए केस ए में जो n+l की वैल्यू है वो भी 5 है, और मान लीजिए केस बी में जो n+l की वैल्यू आई वो भी 5 है। मान लीजिए इस केस में तो ये 3+2 है, और मान लीजिए इस केस में ये 4+1 है। तो हुआ क्या, आपको वो लोअर एनर्जी होगी जिसमें n की वैल्यू क्या रहेगी? लोअर रहेगी। तो n की वैल्यू लोअर इसमें है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 3 और n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो लोअर इसमें, तो इसकी क्या है? लोअर एनर्जी। इसकी क्या रहेगी? लोअर एनर्जी। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये छोटे से बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम पे क्या रखने हैं? माइंड में रखने हैं। ठीक है, विद स्मॉलर n इज ऑफ लेस एनर्जी। अब देख लेते हैं एक पैटर्न। आप देख सकते हैं अबाव प्रिंसिपल को हम किस टाइप से जो हमारी शेल्स होंगी वो कैसे फिल होंगी। देखिए, ये मैंने लिखा 1, ये मैंने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा S, P, D और F। 1 में आपको पता है 1s होता है, 1p 1d 1f नहीं होता। 2 में क्या होता है? 2s होता है, 2p होता है। ठीक है, 2d नहीं होता। 3 में क्या होता है? 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 3f नहीं होता। 4 में क्या होता है? 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है। इस टाइप से आप चलते रहेंगे। अब मैं आपको छोटा सा पैटर्न बताता हूँ आपको कैसे स्टार्ट करना है। जैसे 1s से स्टार्ट करना है, 1s से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर की तरफ जाना है, फिर 2s पे आए, फिर ऊपर की तरफ जाना है, फिर 2p पे आए, 3s पे आए, फिर ऊपर की तरफ जाना है, फिर 3p पे आए, 4s पे आए, फिर ऊपर की तरफ जाना है, फिर 3d पे आए। इस टाइप से आपको कॉन्टिन्यूस करना है। तो पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको 1s लिखना है, 1s के बाद कौन आया जी? 2s, 2s के बाद कौन आया? इधर चले हम, यहाँ पे आ चुके हैं 2p, 2p के बाद कौन आ रहा है? 3p नहीं, 3s, ध्यान रखना है। 3s के बाद कौन आ रहा है? इधर से आए इधर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद आपका आया 3d,
3D के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 4p एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। आप देख सकते हैं ये आपका पैटर्न है, इस टाइप से आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वाले पॉइंट में मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मान लीजिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि ऑर्बिटल को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा पी सब शेल है, कौन सी सब शेल है, पी सब शेल में होते हैं कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको माइंड में हमेशा। तो कितने ऑर्बिटल्स है टोटल, 3 ऑर्बिटल्स। ये आया ये डिंग डिंग इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, 3 ऑर्बिटल्स है, तो ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट ऑर्बिटल। मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फिल कर दिया। अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब आप कोई भी ऑर्बिटल, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल ले लीजिए। ये ऑर्बिटल हमने एक लिया अभी, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। जो कौन सी वैल्यू है, 0 ml वैल्यू, कौन सी वैल्यू 0 ml वैल्यू, ठीक है। ml वैल्यू है 0। अब मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया इस टाइप से, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से रख दिया, और दूसरे केस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया इस टाइप से, दोनों नीचे की तरफ, और वैल्यू अभी भी इसकी क्या है 0। अब हुआ क्या, मान लीजिए ये है हमारा 2p और ये भी हमारा 2p, ठीक है। ये 2p का पार्ट है। या पर्टिकुलर बोलूं तो 2p z और 2p z मान लेते हैं। क्या है ये 2p z की जनरल वैल्यू क्या होती है 0। इनमें से मैंने एक px था, एक py था और एक pz था ना। मैंने pz वाले को उठा के ऐसे अलग अलग 2 केस बना के आपको दिखाए हैं। ये 2pz है और ये भी क्या है 2pz। अब इसके लिए n की वैल्यू बताइए 2, l की वैल्यू बताइए, s के लिए l 0 और p के लिए l 1, d के लिए l 2 और f के लिए l 3। यही तो होता है, बिल्कुल ठीक बात। तो SPDF इस टाइप से चलता है 0 1 2 3। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अगर मैं n की वैल्यू 2 बता देता हूँ तो l की वैल्यू यहाँ पे डेफिनेटली 1 है। अच्छा यहाँ पे बताइए n की वैल्यू कितनी, 2, और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी, 1, बिल्कुल ठीक बात। अगर n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है दोनों केसेस में, ml की वैल्यू बताइए इसमें 0, ml की वैल्यू बताइए इसमें 0। अब फर्क क्या आया, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताइए जल्दी से। इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, ms प्लस हाफ। अब आप इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को चेक कर लीजिए, इसकी स्पिन भी क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, ml 0 है और ms प्लस हाफ है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का। तो हुआ क्या, 4 क्वांटम नंबर सेम हो गए, जो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वॉलेट कर रहा है, मतलब ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम इसमें जो ms की वैल्यू हो जाएगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी माइनस। अब बता दोनों इलेक्ट्रॉन्स के 4 क्वांटम नंबर सेम हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रिजल्ट ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, एक अपर स्पिन और एक लोअर स्पिन, ठीक है, एक अपर स्पिन और एक लोअर स्पिन। सो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये बातें ध्यान रखनी। दिस मींस दैट ईच ऑर्बिटल्स कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। ये आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि हुंड्स मल्टीप्लिसिटी का मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए मल्टीप्लिसिटी। इसको रूल का दूसरा नाम क्या कहते हैं, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये क्या कह रहा है कि व्हेन फिलिंग डीजनरेट ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी, जिनकी सेम एनर्जी है उनको क्या देते हैं हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जिनकी सेम एनर्जी होती है उनको क्या कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। मान लीजिए एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, मैंने यहाँ पे लिखा क्या 1 2। मान लीजिए ये पी सब शेल है, कौन सी सब शेल है जी पी सब शेल। पी सब शेल का भी पर्टिकुलर पार्ट बता देता हूं। मान लो जी ये 3p है, मान लीजिए क्या है 3p। तो ये मान लीजिए 3px है, ये मान लीजिए 3py है, ये मान लीजिए 3pz है। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। तो ये 3pz तीनों इसी एनर्जी पे, मान लीजिए एनर्जी है 10। तो ये सभी की एनर्जी क्या है 10, मतलब सभी की एनर्जी क्या है सेम। सो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये सारी बातें आपको हमेशा क्या रखनी है माइंड में रखनी है। इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई एम्प्टी ऑर्बिटल्स बिफोर पेयरिंग अप। तो वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले सिंगल सिंगल फिल करिए फिर आगे की तरफ मूव करिए। मतलब मान लीजिए आपको लिखना है, मान लीजिए आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो आप ऑबा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे एंड हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो करेंगे। तो रूल क्या कहता है, पहले लिखिए 1s2, फिर लिखिए 2s2, फिर लिखिए 2p6, फिर लिखिए 3x1। अब ये कैसे हो गया समझिए ध्यान से। जो 1s2 होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये एक ऊपर गया एक नीचे आया। 2s में भी एक ही होता है, एक ऊपर गया एक नीचे आया। 2p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, 1 2 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। तो वो क्या कहना है, अगर मान लीजिए गलती से आपका 2p4 होता, मान लीजिए कोई केस होता 2p4 वाला, 2p4 वाला कौन सा केस होता, 2p4 वाला आपका केस हो जाता कौन सा बताइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो 1s2 2s2 2p4 यही हो जाता ऑक्सीजन वाला केस। ऑक्सीजन के बाद कौन आता फ्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद कौन आता फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन के बाद नियोन और नियोन के बाद सोडियम। अब समझिए ध्यान से, अगर 2p4 वाला केस है
तो आप 2p को इस टाइप से फिल नहीं करेंगे 1 2 3 4 रॉन्ग मेथड, इस टाइप से भी फिल नहीं करेंगे 1 2 3 4 रॉन्ग मेथड। फिल कैसे करना है, पहले जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं जो डीजनरेट है उनको सिंगल सिंगल फिल करिए 1 2 3, फिर पेयरिंग स्टार्ट करिए 4, ये तो 4 वाले को हो गया, अगर 6 है तो 5 एंड 6 इस टाइप से। सो वो क्या कहना चाह रहा है कि हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगल सिंगल फिल करना है डीजनरेट ऑर्बिटल्स में और फिर उनकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है, इसको कहते थे बस सीट रूल, वेयर इलेक्ट्रॉन्स विल स्प्रेड आउट अक्रॉस डिफरेंट ऑर्बिटल्स बिफोर डबलिंग अप इन द सेम ऑर्बिटल्स। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल सीट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं फिर डबलिंग स्टार्ट करते हैं, ये चीजें आपको माइंड में हमेशा रखनी है। अब चलिए कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स। अब एक होता है कंप्लीटली फिल्ड और एक होता है हाफ फिल्ड। जैसे कि मैंने लिखा बोरोन, मैंने लिखा कार्बन, मैंने लिखा नाइट्रोजन, मैंने लिखा ऑक्सीजन, मैंने लिखा फ्लोरीन, मैंने लिखा नियॉन, बिल्कुल ठीक बात। अब बोरोन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है जल्दी से बताइए, 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। ठीक है, बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1, बिल्कुल ठीक बात। 2p1 मैं लास्ट वाले को ड्रॉ करूंगा बस ओपन करके 1s2 2s2 2p2, बिल्कुल ठीक बात। अरे आपको सिंपल सी बातें बताएं, सेकंड शेल के सारे तो ठीक है, सेकंड किसके हैं, सेकंड पीरियड के, तो इनकी जो लास्ट शेल रहेगी वो सेकंड रहेगी। देखिए 1s2 2s2 2p, जल्दी से बोलिए 2p3, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, उसके बाद क्या आएगा बताइए 1s2 2s2 2p5, उसके बाद बोलिए 1s2 2s2 2p6। अब देखिए ध्यान से मैं 2p ड्रॉ करता हूं, ये हमारा 2p 1 2 3, ये हमारा 2p 1 2 3, ये सभी सेम साइज और उसके हैं एनर्जी के। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत साइज इधर उधर हो रहा है तो आपको उसका ध्यान ज्यादा नहीं देना है, ये सभी सेम साइज के हैं 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 3। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करके। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। ठीक है, ये होता है हुंड्स रूल। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले सिंगल सिंगल 1 2 3, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और उसके बाद पेयरिंग होगी 4, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने इस टाइप से पेयरिंग कर दी है, बट आपको क्या करना है, मुझे पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर हो जाएंगे सारे। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, पहले सिंगल सिंगल फिल करने हैं और फिर आपको क्या करना है, डबलिंग करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है, नहीं। क्या है, हाफ फिल्ड है, नहीं। तो इसके अंदर सिमेट्री नहीं है, इसके अंदर सिमेट्री है, नहीं। इसके अंदर सिमेट्री है, बिल्कुल। ये कैसा है, हाफ फिल्ड। कैसा है, हाफ फिल्ड। अगर ये हाफ फिल्ड है तो इसके अंदर क्या हुई, सिमेट्री। इसके अंदर क्या है, सिमेट्री। अगर ये सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं। अब ये क्या सिमेट्रिकल है, नहीं। क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं। क्या ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। कैसा हो गया, फुली फिल्ड। कैसा हो गया, फुली फिल्ड। तो 3 चीजों में सिमेट्री है, तो बिल्कुल खाली हो तब भी सिमेट्री है, या हाफ फिल्ड हो तब भी सिमेट्री है, या फुली फिल्ड हो तब भी सिमेट्री है। अब आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल इसलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि फर्स्ट होता है उनमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिमेट्री मतलब स्टेबिलिटी, सिमेट्री मतलब स्टेबिलिटी। अगर आप एक टांग पे ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो आप क्या रहेंगे, अनसिमेट्रिकल। बट अगर आप दोनों टांगों पे खड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप क्या होंगे, स्टेबल, क्योंकि आपके अंदर सिमेट्री आ चुकी है। कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबसेल्स हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, सिमेट्रिकल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो स्टेबिलिटी आएगी। कैसी आएगी, स्टेबिलिटी। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इस वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सबसेल हैव इक्वल एनर्जी बट डिफरेंट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो सेम सबसेल में रहेंगे उनकी एनर्जी तो इक्वल रहेगी बट जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, उनकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। दिस रिजल्ट इन ए रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस। और इस वजह से न्यूक्लियस के जो तरफ जो उनका अट्रैक्शन होगा, जो उन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील होगा वो ज्यादा फील होगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है उसके अलावा एक्सचेंज एनर्जी। तो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 2 कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड कॉन्सेप्ट आता है आपका एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या कहती है, एक्सचेंज एनर्जी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलते हैं, वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अकर्स व्हेन 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। मान लीजिए सेम स्पिन वाले ही ऐसे कुछ कह रहा है कि ये भी अपर स्पिन है और ये भी अपर स्पिन है, मतलब ये भी मान लीजिए क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और ये भी क्लॉकवाइज। दीस इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू एक्सचेंज देयर पोजीशंस रिलीजिंग एनर्जी कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। जब भी अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करेंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी आएगी। जैसे स्टेबिलिटी आएगी, कोई भी चीज अगर स्टेबल हो रही है तो वो एनर्जी डिक्रीज, मतलब उसको क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा।
अगर कोई भी चीज स्टेबिलिटी किसी की चीज के अंदर आ रही है तो वह एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में, उसको क्या बोल देते हैं हम, एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि एक्सचेंज की वजह से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एक्सचेंज एनर्जी इज द बेसिस ऑफ हुंड्स रूल, क्योंकि वो भी कहता था सिंगल सिंगल फील्ड करिए फिर डबलिंग करिए, ठीक है। द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबसेल इज ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, वो मैंने बताया था स्मॉल शील्डिंग होती है, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शंस होते हैं और अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और लार्ज एक्सचेंज एनर्जी होगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं इस एग्जांपल की तरफ। मान लीजिए आपने कोई एग्जांपल लिया, जैसे ये क्रोमियम का एग्जांपल है, मान लीजिए जिसका है 3d4 और 4s2। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर मैं मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैंने लिखा 1s2, मैंने लिखा 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन 3d4। ये तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। अब लास्ट वाला बनाते हैं, ये हमारा 4s और ये हमारा 3d, 1 2 3 4 और ये बना दिया 5, ठीक है। अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी से बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपर एक लोअर, ठीक है। 3d4 है, 1 2 3 4। अब ना तो ये फुली फिल्ड ना ये हाफ फिल्ड, बट ये फुली फिल्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, ठीक है। अभी क्या हुआ जरा देखना, ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये हो गए 1 2 3 4 और 5। जरा बनाना है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 1 2 3 4 और 5। अब ये कैसा, हाफ फील्ड, ये कैसा, हाफ फील्ड। मुझे बताओ पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी है नहीं है, बिल्कुल है, दोनों हाफ फील्ड हो चुके हैं तो इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी। तो एक्चुअली में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, 4s1 3d5, 4s1 3d5। तो उसका रीजन क्या है, उसके दो रीजन है, एक तो एक्सचेंज एनर्जी और एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आ चुका है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब एक्सचेंज एनर्जी से समझ लेते हैं इस बात को। एक्सचेंज एनर्जी क्या कह रही है, एक्सचेंज एनर्जी ये कह रही है, आप समझिए ध्यान से। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3d5 4s1, तो भी 4s को हटाते हैं, 3d बनाया हुआ है, ठीक है। और एक केस में मैंने लिखा 3d4, 3d5 वाला भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हो गया 3d5 और 4s हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 4s। ये वाला केस तो ये है, और ये वाला केस ये जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हुआ क्या, मैंने सभी इलेक्ट्रॉन्स को नंबर कर दिया 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज की 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। कितने एक्सचेंज हुए, 4 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 1। सेकंड इलेक्ट्रॉन ने पोजीशन एक्सचेंज की 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। तो कितने एक्सचेंज हुए, 3 एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 2 के थ्रू, क्योंकि फर्स्ट और 2 की एक्सचेंज ऑलरेडी अब ऊपर हो चुकी है। सेम 3 ने एक्सचेंज की 4 के साथ, 5 के साथ, तो 2 एक्सचेंज हुए। और सेम 4 ने एक्सचेंज की 5 के साथ, तो 1 एक्सचेंज हुआ। तो टोटल एक्सचेंज कितने, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। टोटल हुए 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 एक्सचेंज टोटल हुए, मतलब 10 टाइम्स एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने सेकंड, थर्ड और फोर्थ के साथ एक्सचेंज की पोजीशन, तो 3 एक्सचेंज हुए इलेक्ट्रॉन 1 के थ्रू। यहाँ पे 2 एक्सचेंज हुए इलेक्ट्रॉन 2 के थ्रू। यहाँ पे 1 एक्सचेंज हुआ 4 इलेक्ट्रॉन 3। अब एक्सचेंज कितने हुए, 3 यहाँ पे हुए, 2 यहाँ पे हुए, 1 यहाँ पे। टोटल एक्सचेंज कितने हुए, 6। अगर 6 एक्सचेंज हो रहे हैं और यहाँ पे 10 एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ज्यादा एनर्जी किस केस में रिलीज होगी, 10 वाले में। मतलब ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, 3d5 4s1। ये एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आप इस तरीके से किसी का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं फॉर JEE एग्जाम्स, ठीक है। एग्जांपल 1 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल 1 कह रहा है, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0। हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। क्या कहता है कि एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम को एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली मेजर करना इम्पॉसिबल है। तो मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, यही तो है, इनइक्वालिटी रहेगी हमेशा, ठीक है। h/4π, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। बिल्कुल, h क्या है, रिड्यूस्ड लेंथ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है h/2π। यहाँ पे h की वैल्यू आपको बताइए 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये ध्यान रखना है, जूल पर सेकंड नहीं है, जूल सेकंड, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0। मतलब डेल्टा एक्स को क्या कर दिया, 0। अगर डेल्टा एक्स में यहाँ पे 0 रख देता हूं तो ये हो गया 0 इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। मतलब डेल्टा पी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 इंटू 0 एंड समथिंग अपॉन 0, मतलब इनफाइनाइट। मतलब अगर मैं इस साइन को इक्वल टू मान के चलो तो डेल्टा पी क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो वो कह रहा है कि द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम वुड बी 0
या फिर इनफाइनाइट? इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन था वो था डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0। अगर डेल्टा एक्स 0 है तो 4n इलेक्ट्रॉन डेल्टा पी इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। डेल्टा पी क्या हो जाएगा? h by 4 पाई इंटू 0 मतलब इनफाइनाइट। सिंस हमें पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, देयरफॉर द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम मतलब डेल्टा पी शुड बी इनडिटरमिनेट मतलब इनफाइनाइट। क्लियर? तो डेल्टा पी क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। चलिए क्विकली इसका सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिलोंग्स टू हाईएस्ट एनर्जी? वो कह रहा है n की वैल्यू कितनी, L की वैल्यू कितनी 1, M की वैल्यू 0 और MS की वैल्यू +12। अब यहाँ पे आपको यूज करना है n प्लस एल रूल। कौन सा यूज करना है? n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल लगा लेते हैं जी। n प्लस एल रूल ये कहता है कि जितनी लोएस्ट वैल्यू रहेगी n प्लस एल की उतनी आपकी क्या रहेगी? एनर्जी लो रहेगी, और जितनी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा रहेगी उतनी एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेट क्या कह रहा है? n की 3 L1, जरा यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म बना के नोट कर लेते हैं। फर्स्ट सेट कह रहा है n3 L1, सेकंड कह रहा है n3 L0, थर्ड कह रहा है n4 L2 और फोर्थ कह रहा है n4 L0। चलिए ठीक बात है, अभी बाकी बातों पे नहीं जाते हैं, पहले n प्लस एल चारों के लिए निकालते हैं। n प्लस हो गया 4, n प्लस एल हो गया 3, n प्लस एल हो गया 6 और n प्लस एल हो गया 4। तो 2 का सेम है, वो छोड़ दीजिए। उसने पूछा हाईएस्ट एनर्जी, तो सिर्फ एक ही दिख रहा है n प्लस एल 6, तो डेफिनेटली 4 और 2 वाले की हाईएस्ट एनर्जी होगी। आंसर तो हमें मिल चुका है, बट ये कौन से ऑर्बिटल है, क्या चीजें? तो देखिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, तो डेफिनेटली मैं एक टेबल बना देता हूँ, यहीं पे बना लेते हैं। यहाँ पे डेजिनेशन सिंबल और यहाँ पे l की वैल्यू अगर 0 है तो डेजिनेशन सिंबल s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f, यहीं तक काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू 3, बिल्कुल ठीक बात है। तो NLX ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है NLX, x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द आइजेमुथल क्वांटम नंबर, N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, L की वैल्यू कितनी 1 मतलब p, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अभी फिल नहीं कर रहे हैं। ML मतलब ML 0 है, ML भी बोल सकते हैं, स्मॉल m भी बोल सकते हैं, और MS स्पिन कर रहा है +12 मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया 3p, N3 L0 ये हो गया 3s, N4 और L2, 2 का मतलब T हो गया 4D, और N4 आप देख सकते हैं कहाँ पे 4, बिल्कुल ठीक है, ये 4 है, और L0 मतलब S, तो ये हो गया 4S। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किसकी दिख रही है? सबसे ज्यादा एनर्जी दिख रही है मुझे 4D की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? 4D की। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। द सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर एज गिवन बिलो। यू कैन सी N3 है L0 तो 3s ऑर्बिटल्स, N3 L1 है तो 3p ऑर्बिटल्स, N4 है L2 है तो 4d ऑर्बिटल्स, और N4 L0 तो 4s ऑर्बिटल्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अमंग 3 ऑर्बिटल्स, इन सभी ऑर्बिटल्स में आप देख सकते हैं 3s से गए 3p, 3p से गए 4s, 4s से गए 4d, तो 4d की सबसे हाईएस्ट एनर्जी। अब 3s और 3p में अगर बात करें, ठीक है, 3s में जो n की वैल्यू है तो वो 3 है और l की वैल्यू 0, तो अगर n प्लस एल सबका लिखता हूँ n प्लस एल, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये भी हो गया 4। अब बात ये आती है कि ये भी 4 और ये भी 4, तो b और d में से कौन से ऑप्शन में लोएस्ट एनर्जी रहेगी? तो क्योंकि n प्लस एल अगर सम सेम आ जाता है तो आपको मूव करना है वैल्यू ऑफ n की तरफ, तो वैल्यू ऑफ n यहाँ पे लोअर है तो b वाले की लोअर होगी, मतलब आप देख सकते हैं 3p की लोअर है और 4d की 4d से भी ज्यादा किसकी है? 4d की सबसे ज्यादा है और 3p से ज्यादा है 4s की। ठीक है, ये वाले। सो द सेट C ऑफ क्वांटम नंबर्स N4 L2 M1 S प्लस हाफ रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। एग्जांपल 3 पे मूव करेंगे। क्या कह रहा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, फाई नॉट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। ठीक है, टू एमिट ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹, यही तो होता है। ठीक है, तो टू एमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ 0 वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे पता लगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी ½ mv²। वो कह रहा है वेलोसिटी 0 मतलब ½ mv0 का स्क्वायर, मतलब वो कह रहा है ½ m × 0 मतलब वो कह रहा है 0।
अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आती किससे, काइनेटिक मतलब मोशन की वजह से। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट शुड बी, वेवलेंथ पूछी हुई है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ को रिलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है, ठीक है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस पढ़े हुए हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ लैम्डा इक्वल टू h/mv, हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², हमने पढ़ा हुआ है E इक्वल टू h न्यू, हमने पढ़ा हुआ है E इक्वल टू hc/λ, कितने सारे फॉर्मूले से पढ़ रखे हैं। हमने पढ़ा हुआ h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा हुआ h न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात। अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है ये सारी लैम्डा को, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के से कैसे रिलेट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1/2 मैंने लिखा m, मैंने लिखा v², मैंने m से डिवाइड किया और m से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया m²। मैंने क्या किया 1/2, मैंने क्या किया mv और होल स्क्वायर कर दिया और डिवाइडेड बाय v m कर दिया। मुझे पता लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होती है mv, मैंने उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। मैंने कहा हाफ और ये कर दिया मैंने p² और अपॉन में क्या आ गया m, तो मैंने कह दिया काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल हो जाती है p²/2m की। मैंने क्या कह दिया, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू p²/2m। अगर काइनेटिक एनर्जी p²/2m है तो मैंने क्या कहा, यहाँ से एक वैल्यू निकाल सकता हूँ कि लैम्डा की वैल्यू क्या है h/mv। मैं क्या कह सकता हूँ, लैम्डा की वैल्यू क्या है h/p। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि p क्या है h/λ, बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए p की वैल्यू क्या है h/λ, मतलब h²/λ² 2m, यही तो बन जाएगा h²/λ² 2m। ये इस टाइप से कुछ रिलेशनशिप आप ड्राइव कर सकते हो। चलिए आंसर देख लेते हैं किस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो, गिवन है फाई ऑफ मेटल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी कह रहा है 0, अप्लाइंग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमें ये पता है कि E इज इक्वल टू फाई प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस फाई, फाई इज व्हाट, फाई इज वर्क फंक्शन, ठीक है। अब वो कह रहा है E इज इक्वल टू फाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, अप्रोचेस टू 0, तो वो कह रहा है अगर हम ये 0 है तो E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी है तो 12400 बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 12400 E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12400 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है, डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 3100, मतलब 3100 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर क्या आ गया, लैम्डा 3100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 3100 आपका 3100 एंगस्ट्रॉम इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एज्यूमिंग रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट आपको पता है, रिडबर्ग फॉर्मूला भी आपको पता है 2b109670, मतलब उसने कहा है कि r की वैल्यू 109670 सेंटीमीटर इनवर्स आप एज्यूम कर लीजिए। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि एनर्जी क्या होगी, लो होगी, और एनर्जी लो तब होगी जब वो सबसे लोएस्ट, मान लीजिए कौन सी सीरीज कह रहा है, लाइमन के लिए n1 तो हो गया 1, और इससे नेक्स्ट वाली, जस्ट नेक्स्ट वाली जो होती है वो होती है उसके लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले केस में, तो n2 हो जाएगा इसका 2, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है 2 से 1। ये बात हमें पता लग गई, r की वैल्यू हमें पता लग गई। उसने कहा है क्या पूछा है, उसने पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लैम्डा बता दीजिए। हमें पता है न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू Z स्क्वायर अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं, और 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। RH की वैल्यू उसने गिवन है, Z की वैल्यू क्योंकि वो कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू होगी 1, तो ये मूव कर सकते हैं। और लैम्डा पूछा हुआ है, चलिए आंसर करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन देखिए, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। N1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी, 1, क्योंकि लाइमन सीरीज है। आपने सीरीज पढ़ी हुई है, लाइमन पढ़ी हुई है, बाल्मर पढ़ी हुई है, पाशन पढ़ी हुई है, लाइमन बाल्मर, उसके बाद पाशन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद पी फंड, फिर हम्फ्रे भी आती है, ठीक है, पी फंड, फिर हम्फ्रे भी आती है। तो इस टाइप से लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1 है और N2 हो सकता है 2 3 4 5, और बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2 है, N2 हो सकता है 3 4 5, पाशन के लिए N की वैल्यू 3 है, N2 हो सकता है 4 5 6, और ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू 4 है और N2 हो सकता है 5 6 7। इस तरीके से N1 की वैल्यू पी फंड के लिए 5 है और ये हो सकता है 6 7 8, इस टाइप से। RH की वैल्यू पुट की 109670, Z की वैल्यू पुट की 1 का स्क्वायर हो गया 1 बाय N1 का स्क्वायर, N1 कितना है 1 और N2 कितना दे रखा है भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के केस में, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के केस में उससे जस्ट नेक्स्ट वाली से आना चाहिए, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, और एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए इनफाइनाइट से आना चाहिए, ठीक है। तो 1 बाय N2 का स्क्वायर
स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये हमने सॉल्व किया तो ये आया 4 - 1 3/4 आ गया एलसीएम और इसको मल्टीप्लाई किया 109670 से। तो जब आप लैम्बडा सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 1215.8 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, जो आपका आंसर बन जाता है कितना, जो आपका आंसर बन जाता है 1215 एंगस्ट्रॉम। 1215 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। आंसर क्या आ रहा है आपका 1215.8 एंगस्ट्रॉम, जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल 4, एग्जांपल 5 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिलोंग्स टू हाईएस्ट एनर्जी। कितना अच्छा एग्जांपल है। उसने कहा n की वैल्यू 2। ठीक है, पहले इसका ऑर्बिटल लिखते हैं। चलिए यहाँ पे केस बना लेते हैं। उसने कहा n की वैल्यू 2 है जी, l की वैल्यू 1 है। बिल्कुल ठीक बात है। हाईएस्ट एनर्जी पूछी हुई है। उसने कहा n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, सेकंड केस। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, सेकंड केस। थर्ड केस उसने कहा n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0। फोर्थ केस उसने कहा n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1। n प्लस l कितना हो गया 2 + 1 3। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 कितना हो गया 3। n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0 मतलब 4। n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1 मतलब 4 + 1 5। बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रहा है n प्लस l यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। हाईएस्ट एनर्जी तो इसकी हो गई, बात खत्म। फिर भी हम आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में वो कह रहा है कि m 0 है और ms प्लस हाफ है। चलिए कोई बात नहीं, m अगर 0 है और ms अगर प्लस हाफ है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर n + l 3 है तो n की वैल्यू कितनी 2 और l की वैल्यू कितनी 1। 1 के लिए क्या होता है p, तो ये हो गया 2p। n की वैल्यू कितनी 3 और l की वैल्यू 0 मतलब हो गया 3s। n की वैल्यू कितनी 4 और ये हो गया 0 तो मतलब 4s ऑर्बिटल, और ये हो गया 4p ऑर्बिटल। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी 4p। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो कैसे करेंगे भाई। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 3। बेशक दोनों का सम सेम है बट लोअर एंड वैल्यू, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, लोअर एंड वैल्यू हैज लो एनर्जी। लोअर एंड वैल्यू हैज लो एनर्जी। अगर लोअर एंड वैल्यू है तो उसकी क्या ऐसी एनर्जी रहेगी, लो एनर्जी मतलब लेस एनर्जी। लेस एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसी एनर्जी रहेगी, लेस एनर्जी। तो हुआ क्या है यहाँ पे भाई 2p वाले की कम एनर्जी रहेगी। उसके बाद कौन आएगा 3s। अब इसका तो 4s और इसका क्या है 4p, बट इसका 4 और इसका क्या है 5, तो डेफिनेटली 4s की कम होगी और 4p की ज्यादा होगी। इन सबका n + l भी लिख देता हूँ। इसका n + l 3 है, इसका n + l 3 है। उसके बाद इसका n + l 4 है और इसका n + l कितना 5। तो डेफिनेटली 3 4 5 में तो क्लियर है, 3 4 5 में भी क्लियर है। अब 3 3 में बच गया तो 3 3 में 2 और 3 में बात आ गई, तो 2 लोअर है और 3 हायर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, n2l1 है तो हो गया 2p, n3l0 तो हो गया 3s, n4l0 तो 4s और उसके बाद आपका लास्ट वाला बन जाता है 4p। तो सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी है 4p की। सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी है, क्विकली हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है 4p की। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच करना है, एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन मैच कर रहा है आपका 4p वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या करेगा, मैच करेगा 4p। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या कर रहा है आपको 4p मैच कर रहा है, n4 और L1p। तो डी आपकी डी की क्या होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी। मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऐसे होमवर्क डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth बोहर ऑर्बिट, ठीक है, इन n बोहर ऑर्बिट इज गिवन बाय En इक्वल टू 21.76 into 10⁻⁻19 n² जूल। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जर्नी ऑफ लाइट दैट विल बी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड बोहर ऑर्बिट। कौन सा बोहर ऑर्बिट कह रहा है, वो थर्ड, तो मतलब n की वैल्यू कितनी देती है 3। ठीक है, ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन एक्सप्रेस योर आंसर इन एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 2053 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एग्जांपल 7, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज x। अब रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू दे दी 1, तो वो कह रहा है कि x है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज नियरली, वो बताना कितना हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में n की वैल्यू कितनी दे दी 4 और उसके लिए हमें आंसर बता देना। ये आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका एग्जांपल 8, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H, He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव एंड B3 पॉजिटिव। ये सभी आपकी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स है। कैसे पार्टिकल्स है ये सभी, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, तो इन सभी की आप क्या करेंगे, रेडियस को कंपेयर करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला आपको बताइए। ठीक है, आर एंड वाला, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें n की वैल्यू आपके लिए 1 है दे रखी है सभी के लिए, बट z यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो z का ध्यान रखना है, z यहाँ पे 1 होगा, z यहाँ पे 2 होगा, z यहाँ पे 3 होगा और z यहाँ पे 4 होगा।
Z यहाँ पे 4 होगा। बहुत सिंपल तरीका है, आपको बस रिलेशन चेक करनी है कि Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n की या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो n तो सब में सेम है तो उसका कोई फर्क नहीं है। अब Z के देख लीजिए, अगर Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Z के, तो उस तरीके से आपको देखना है रेडियस Z के साथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ रिलेशनशिप चेक करनी है। अगर रिलेशनशिप सही आती है तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एग्जांपल 9 डिस्कस करेंगे, एग्जांपल 9 ट्राई करेंगे। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, जो जीएस एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम है वो दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता ही भी है कि ईएन का फॉर्मूला होता है -13.6 इनटू, बताइए क्या होता है, आप इसे कंप्लीट करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। ईएन का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 इनटू, आगे आप देखेंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना उस फॉर्मूले में, तो ईएन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईएन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईएन की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कंसीडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साई ऑफ He पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, हुज एनर्जी, जिसकी He की वैल्यू होती है Z के लिए 2, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर -3.4, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब L और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 and 0। तो उसने 3 वैल्यू दी, हुज एनर्जी, ये एनर्जी दे दी, ये क्या दे दी, एनर्जी। देखो यूनिटी दिखा रहा है, वो क्या है, एनर्जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू कितनी 2 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब ml की वैल्यू कितनी 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर द स्टेट फाई। देखो L की वैल्यू 2 है तो डेफिनेटली sp_d होगा ये, ठीक है, sp_d होगा। अब ये 4d होगा या नहीं होगा वो आपको देखना है। तो कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, इट इज ए 4d स्टेट, द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय क्या, किसके थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज, एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन in this state is less than 2 electron where electron is the magnitude, where it is the magnitude, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। और इट हैज 2 एंगुलर नोड्स, इट हैज 3 रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स मैंने आपको बता दी थी। नोड्स आपको मैंने बताए थे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होगा रेडियल नोड और एक होगा आपका एंगुलर नोड्स। सो जो आपका एंगुलर नोड होगा उसकी जो वैल्यू रहती है वो आपके इक्वल रहती है। जो नोड्स होते हैं वो टोटल होते हैं n-1 और जो एंगुलर नोड्स होते हैं वो होते हैं l। तो जो आपके रेडियल नोड्स बच गए वो आपके क्या बचेंगे, रेडियल नोड्स आपके रह जाएंगे n-l-1। बस इन छोटी छोटी चीजों को आपको माइंड में रखना है और इस तरीके से आपके क्या होते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया n-l-1। तो 2 एंगुलर नोड्स होंगे या 3 एंगुलर नोड्स होंगे। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी, अगर आपको दिख रहा है कि l की वैल्यू 2 है और ml की वैल्यू 0 है तो ml से तो कोई मतलब नहीं। अगर l की वैल्यू 2 है तो डेफिनेटली एंगुलर नोड्स कितने हो गए 2। और रेडियल नोड्स क्या होता है, रेडियल नोड्स होता है n-l-1। तो पहले आपको n निकालना होगा तब आपका ये काउंट होगा। चलिए मूव करेंगे एग्जांपल 10 की तरफ। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन इलेक्ट्रॉन फील्ड विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उसने दे दी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कह रहा है कि व्हाट इज द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा पूछा हुआ। तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप मैंने आपको बता रखी है, लैम्डा इक्वल टू h/m भी होता है। बाकी आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई भी थी। तो कुछ रिलेशनशिप के थ्रू, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू h/m भी होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p भी होता है और काइनेटिक एनर्जी p²/2m भी होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² भी होता है, ½ mv²। और हमने पढ़ रखा है E इक्वल टू h न्यू होता है, E इक्वल टू hc/λ होता है। तो जिन जिन फॉर्मुलेज के आपको यूज है वो फॉर्मुलेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। E इक्वल टू एक हमने पढ़ा था h न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू फाई नॉट प्लस ½ mv²। आप ये भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू फाई नॉट प्लस p²/2m। आप ये भी लिख सकते हैं कि p²/2m इक्वल टू E माइनस फाई नॉट। तो ये कुछ रिलेशनशिप आपके हाथ में। आप ये भी लिख सकते हैं p² इक्वल टू 2m इंटू E माइनस फाई नॉट। आप ये भी लिख सकते हैं p इक्वल टू 2m E माइनस फाई नॉट। फाई नॉट इज नथिंग, दैट इज वर्क फंक्शन E माइनस फाई नॉट और अंडर रूट में पूरा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका एग्जांपल 10 है, ये आपको डिस्कस करना है और आपको ट्राई करना है, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट फिनिश होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।